नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए साथियों, पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, भारत में प्रत्येक खाली स्थान वर्ष में जनगणना की जाती है। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर क्या है, जनगणना आपका प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में एक बार किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 10 वर्ष के बाद एक बार में जनगणना किया जाता है। पिछला आपका 2011 के अंदर हुआ था, अब आपका 21 के अंदर होना था, लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पाया। ठीक है, तो दोस्तों ये नेक्स्ट 1 से 2 वर्षों के अंदर जनगणना कंप्लीट कराई जाएगी। इस बार भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यिका आंकड़ों को खाली स्थान बराबर भागों में बांटता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, माध्यिका का मतलब होता है बीचों बीच। तो जब बीचों बीच का बात आता है तो बीचों बीच जब आप किसी को काटते हो तो वो 2 बराबर भाग में बंट जाता है। इस कारण से इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो 2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, जो आंकड़ा कलेक्ट करता है साथियों उसे गणनाकार, ठीक है, इन्यूमरेटर, ध्यान रखिएगा, इन्यूमरेटर कहते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो जब मध्य बिंदु आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे 70 से 80 के बीच पूछा गया है तो 70 प्लस 80 कर दे। ठीक है, 70 प्लस 80 कर दें और इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखिए 70 और 80 को जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा, और जब 150 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका जो है वो 75 हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समकों को कहते हैं। तो देखिए किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समकों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी कहते हैं इसे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको एक डेटा दिया गया है दोस्तों 24, 30, 64, 50, 34, 72, और इसका आपको विस्तार गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपको निकालना है। तो दोस्तों इसे आप, अगर इसका फॉर्मूला पता होगा तो आप एक बार निकाल लीजिएगा, और नहीं पता है दोस्तों तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा 0.5। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है दोस्तों, समांतर माध्य का सूत्र पूछा गया है। तो समानांतर माध्य का जो सूत्र होता है साथियों वो होता है सिग्मा एक्स बटा एन। ठीक है, सिग्मा एक्स बटा एन, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी डिजिट हैं वो उसका सम, और नीचे में नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स। मान लीजिए कि 50 लोग हैं। ठीक है, 50 लोगों का वजन जो है वो अलग अलग होगा, ये भी आपको पता है। मान लीजिए एक व्यक्ति का वजन 35 है, दूसरा का 40 है, तीसरा का 50 है। तो ऊपर में क्या करेंगे, सभी लोगों का वजन, और नीचे में क्या करेंगे, कितने लोग हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेट नीचे हो जाएगा और टोटल ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 8वां जो प्रश्न पूछा गया है आपके स्क्रीन के ऊपर है, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होता है साथियों वो आपका क्या होता है, वो आपका बहुलक होता है, मोड होता है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है, बहुलक होता है। 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वें क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, सांख्यिकी के जो पिता हैं वो गॉटफ्राइड आकिनेवाल, ठीक है, गॉटफ्राइड आकिनेवाल को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपका 10 नंबर, दो चर के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दो चर के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहा जाता है, तो इसे विक्षेप चित्र यानी स्कैटर्ड डायग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। तो देखिए ग्राफ पेपर के अंदर आपका टोटल जो है वो आपका 4 चरण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। 12वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। 12वां प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रश्न पूछा गया है, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक
यानी सूचकांक निर्माण करने का सूत्र क्या है? उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक निर्माण करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सूत्र जो है वो आपका सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 हो जाता है। ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए, श्रेणी का n/4वां पद है, यानी कि मान लीजिए किसी भी श्रेणी का अब से n/4वां टर्म पूछा जाता है तो वो क्या होता है दोस्तों? वो आपका जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश के अंदर ये होता है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको प्रतिदर्श या फिर निर्दर्श कहा जाता है। ठीक है, प्रतिदर्श या फिर निर्दर्श कहा जाता है। 15वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा चर खंडित है? तो देखिए निम्न में से कौन सा चर खंडित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। 16वां प्रश्न देखिए, किस अर्थशास्त्री को कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था? मतलब कौन सा अर्थशास्त्री जो है वो कल्याण संबंधी जो परिभाषा है वो प्रस्तुत किए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, कौन थे? तो अल्फ्रेड मार्शल। 17वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न में देखिए आपको एक डायग्राम दिया गया है, एक चित्र दिया गया है और लिखा है कि निम्न चित्र में सहसंबंध का परिमाण जो है वो क्या है? तो दोस्तों ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। डायग्राम में आपका यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है वो सी हो जाएगा, r बराबर -1। ठीक है, r बराबर -1। आगे फॉर्मूला आपसे पूछा गया दोस्तों 18वां का, पूछ रहा है कि विस्तार गुणांक का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला पूछ रहा है दोस्तों। इसी फॉर्मूले से जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपका 6ठा या 7वां प्रश्न था, वो प्रश्न सॉल्व आपका हो जाता। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, L-S/L+L। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है 19वां नंबर में। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इनके प्रमाण विचलन का सूत्र क्या है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्रमाण डेविएशन का जो सूत्र है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, सिग्मा dx²/n। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका √σ_d²/n। ठीक है। आगे देखिए 20वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मतलब हु टोल्ड इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है, वो किसने कहा था? तो दोस्तों ये एडम स्मिथ के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है? जो आंकड़ा आप लोग ग्राफ में बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको प्रस्तुतिकरण कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 22वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे आपको रेंज निकालना है दोस्तों। ठीक है, आपको क्या निकालना है? तो इसका रेंज निकालना है। तो दोस्तों इसका रेंज क्या हो जाएगा? 46 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 23वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 23वें में पूछा कि किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कोण कितना होता है? तो कोई भी आप जब सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो उसका केंद्र पे कोण पूछ रहा है दोस्तों। तो केंद्र पे आपको ध्यान रखना है कि 360 डिग्री का कोण आपका बनता है। जैसे कि ये आपका सर्कल है तो यहाँ पे कोण पूछ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे आपका कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों 360 डिग्री का कोण जो है वो बनता है। दोस्तों 24वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम इज, जो आयत चित्र होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों वो दो विमीय आरेख यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर होता है। ध्यान रखिएगा, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। 25वां में दोस्तों एक डेटा दिया गया और इसका मीडियन पूछा है यानी कि माध्यक पूछा है, यानी माध्यिका पूछा है। तो जो बीच वाला डिजिट है ना दोस्तों वो आपका माध्यिका हो जाएगा। आपको सबसे पहले गिनना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और सब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, सबसे पहले छोटा है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए टोटल यहाँ पे 9 है ना साथियों, तो 4 यहाँ से आप हटा दीजिए और 4 यहाँ से आप हटा दीजिए, तो बीच में क्या बचेगा? 130 बचेगा ना। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 130 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 26वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां प्रश्न में पूछा गया है कि हरित क्रांति में सम्मिलित है। तो देखिए हरित क्रांति में आपका मुख्य रूप से क्या सम्मिलित है? तो देखिए हरित क्रांति के अंदर जो है वो सब कुछ लाया गया था, यानी कि HYV बीज यानी कि हाईएस्ट यील्ड यहाँ पे बीज, यानी कि जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके ऐसा बीज लाया गया था, हाइब्रिड बीज लाया गया था।
और साथ में कृषि यंत्रीकरण यानी कि नया जो है वो मशीन लाया गया था ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके, और नया नया केमिकल फर्टिलाइजर्स भी लाया गया था, रासायनिक उर्वरक भी लाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 27वां जो प्रश्न पूछा गया था, व्हेन वाज फेमा एग्जीक्यूटेड, यानी कि फेमा जो है वो कब लागू हुआ। तो दोस्तों याद रखना है 1 जून 2000। ठीक है, 1 जून 2000 को ये लागू हुआ था। 28वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। 28वां प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है। तो देखिए किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता और वितरण का संबंध है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो निरपेक्ष निर्धनता हो जाएगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 29वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। 29वां में पूछा गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड, यानी भारत में आर्थिक सुधार कब किया गया। तो देखिए भारत में आर्थिक सुधार जो है वो 1991 के दौरान किया गया था दोस्तों, और 1991 के अंदर ही आपका 3 प्रमुख यहाँ पे सुधार हुए थे। पहला उदारीकरण किया गया था, दूसरा निजीकरण किया गया था, और तीसरा जो है वो वैश्वीकरण किया गया था। और उस समय हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे दोस्तों वो मनमोहन सिंह थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उन्हीं के द्वारा ये सुधार जो है वो लाया गया था। ठीक है साथियों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 30वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न में पूछा गया है, जैविक कृषि एक खालिस्तान खेती है। तो जैविक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है दोस्तों जिसमें हम लोग रसायन का उपयोग नहीं करते हैं, मतलब जो भी हम खेती बाड़ी करते हैं वो गोबर से या फिर जंगल से जितने भी खरपतवार हमको जितने भी मिलते हैं, या फिर गौमूत्र होता है, ये सभी से दवाई बना करके हम लोग जैविक खेती करते हैं। तो ये किस प्रकार की खेती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो जैविक खेती है वो धारणीय, ठीक है, धारणीय जो है वो खेती है, मतलब कि ये पृथ्वी को बचाए रखती है, पृथ्वी को बचा करके रखती है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हमारी पृथ्वी का जो उर्वरक शक्ति है इसका मिल सके। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला पूछ रहा है कि किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। तो देखिए महाविभाजन का वर्ष जो है वो आपका 1921 1921 को कहा जाता है। ठीक है, देखिए लघु विभाजन और महाविभाजन ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। 1921 के अंदर अचानक जो है वो पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गया था, बहुत सारे युद्ध में मारे गए थे, उस समय बहुत सारी बीमारियां भी आई थी, और इस कारण से इसे जो है वो महाविभाजन का वर्ष भी आपका जो है वो कहा जाता है। ठीक है, 32वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सतत विकास के अंतर्गत किनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। तो दोस्तों सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों इसको आप कह सकते हो कि आप अपनी ज़रूरत का तो ध्यान रख ही रहे हो, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी का भी आपको ध्यान रखना है। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर टिकाऊ विकास या फिर आप दोस्तों सतत विकास कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 32 का जो आपका राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए और बी इसमें दोनों सम्मिलित होगा। ठीक है, वर्तमान पीढ़ी को आपको ध्यान में रखना है और आने वाली भावी पीढ़ी को भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आपके पास में जो भी संसाधन है जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, जो प्राकृतिक संसाधन इसका आप उपयोग कर लो एकदम पूरा का पूरा, और आने वाली पीढ़ी को ये नसीब भी ना हो। या फिर आप अपना जो ज़मीन है आपके पास में जो खेती है उसमें इतना ज़्यादा उर्वरक डाल दो, इतना ज़्यादा केमिकल्स डाल दो कि वो आने वाली पीढ़ी को नसीब ही ना हो पाए, उसमें जब आने वाली पीढ़ी बीज बोए तो वो फल ही ना दे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें नहीं करना है दोस्तों, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करना है। अपना तो ध्यान रखना ही है और साथ में आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 33वां का देख लेते हैं दोस्तों। 33वां में पूछा गया भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है। तो भारत में दोस्तों मुख्य रूप से आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपना काम करती है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वाले भी अपना अपना काम करते हैं। इस वजह से भारत का जो इकोनॉमी है वो क्या है, मिश्रित है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत के अंदर। चलिए 34वां प्रश्न में आगे बढ़ते हैं साथियों। 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई थी। तो देखिए ये 1978 में मुख्य रूप से कहाँ पे किया गया था। तो साथियों ये आपका चीन के अंदर किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीन के अंदर किया गया था। 35वां देखिए, अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को क्या कहा जाता है। डिवोल्यूशन की यहाँ पे रिवोल्यूशन या फिर इवोल्यूशन क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसे अवमूल्यन कहा जाता है, डिवैल्यूएशन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए WTO का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो WTO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 37वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 37वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पे भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की धारणा को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है
वो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी को यहाँ पे द ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है, यानी कि ये जो है वो आप कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता थे जो कि नरम दल से संबंधित थे। ठीक है, आपको पता होगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दो प्रकार के नेता हुआ करते थे, एक नरम दल और एक गरम दल के। तो ये नरम दल के नेता थे और ये जो है वो पहली बार पॉवर्टी लाइन के विषय में बताए थे और इन्होंने ही कहा था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो मात्र 20 रुपया है। मात्र कितना है? 20 रुपया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 38वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38वां प्रश्न पूछा गया है आपसे, देख पा रहे होंगे, एलपीजी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव। एलपीजी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है? जो एलपीजी पॉलिसी है दोस्तों, इसका सकारात्मक प्रभाव इनमें से आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी का सभी हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखिए, ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो सबसे पहले जनगणना कराई गई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है, 1881 में की गई थी। ठीक है, 1881 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे जनगणना भारत में हुई थी और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना की जाती है। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष के, जैसे 1881 के बाद फिर 10 वर्ष कब होगा? 1891। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, देख पा रहे होंगे, अगला जो प्रश्न है वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता उत्पादन क्या थी? तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था दोस्तों, इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये 40वां प्रश्न आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा और निश्चित तौर पे ये आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों इसे अधिक से अधिक आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।